अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। 26वीं आईनी तरमीम की 10 शर्तों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार शाहिद राना एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि किसी भी जज या बेंच को खास मुकदमे की समाअत से रोकना अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। जुडिशल कमीशन में जजेस के अलावा दीगर मेंबरान की शमूलियत अदालती खुद मुख्तारी पर एक वार है। जजेस की मॉनिटरिंग इंसाफ के खिलाफ है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तक मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की तौसीक़ गैर आइनी है। अदलिया के जजेस को 65 साल से कबल रिटायर्ड करने के शक निज़ाम अदल में रुकावट है। इस्तदा की गई कि अदालती फैसला आने तक इन शकों पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी किया जाए। एक और अहम खबर आपको देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तरमीम की मंजूरी के खिलाफ पीटीआई एहतजाज करेगी। हुकूमत को सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी पर मजीद कोई केस नहीं है। किसी दूसरे केस में गिरफ्तार किया तो फिर सड़कों पर आएंगे। अब इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड करी। द रीज़न बीइंग कि ये आज़ाद अदलिया पे एक कदगन लगा रही है। ऐसे आज़ाद अदलिया में ये नहीं है कि आप हैंड पिक जजेस को करेंगे और आप आउट ऑफ टर्न सीनियरिटी करेंगे और जजेस बैठेंगे और जजेस से वो MNAs बैठेंगे, वो जजेस के ACR। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे जस्टिस याहिया आफरीदी से मुताल्लिक। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस रखी गई है, जबकि 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ओहदे का आखिरी रोज़ है। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होंगे। 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। JUI ने मुखालफत करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की। जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी 8-1 से हुई। तहरीक इंसाफ ने इजलास का बायकॉट किया। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ओहदे का आखिरी रोज़ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात चीफ जस्टिस चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। दोनों जजेस में पहली मुलाकात आज मुकदमात की समाअत से कबल हुई, जबकि समाअत के बाद भी मुलाकात का एक और सेशन हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। और अभी खबर यह है कि जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइन करार दे दिया है। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया है, मुबारकबाद दी है और भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री मुख्तलिफ बार कौंसिल्स का खैर मकदम खुश आइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद दी। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी की तकर्री अदलिया और पूरी कौम के लिए फायदेमंद साबित होगी। जस्टिस याहिया आफरीदी न सिर्फ मिसाली शख्सियत बल्कि बतौर जज इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कौंसिल पेशावर ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकरीरी को एहसन इक़दाम करार दिया। कहा कि बार कानून की पासदारी और आइन की अमलदारी के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी के शाना बशाना खड़ी रहेगी। बार एसोसिएशन बहावलपुर ने भी तैनाती का खैर मकदम किया। कानून की अमलदारी और इंसाफ की फराहमी की तवक्को की, हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की अक्सरियत ने जस्टिस याहिया आफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया। आइन और कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की बालादस्ती को मुकद्दम समझे जाने वाले जस्टिस याहिया खान और असूल पसंद और आइन पर चलने वाले जज की हैसियत से मशहूर हैं।
जस्टिस याहिया 23 जनवरी 1965 को खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इब्तदाई तालीम एचसन कॉलेज से हासिल की, जबकि कानून की मजीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रुख किया। जस्टिस याहिया एडिशनल एडवोकेट जनरल KP भी रहे। 2010 में एडिशनल जज पेशावर हाई कोर्ट तैनात हुए। 2012 में पेशावर हाई कोर्ट में मुस्तकिल जज बने। 2016 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस याहिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट में शामिल हुए। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने मुतादिद अहम फैसले तहरीर किए। काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की मुखालफत की, ताहम काजी फाइज ईसा की दायर दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का आर्टिकल 184 के शिक 3 की दरख्वास्त दायर करना नहीं बनता। PDM हुकूमत के खिलाफ डी चौक पर किए गए PTI के एहतजाज पर बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला दिया। जस्टिस याहिया ने ताहयात नाहली खत्म करने के फैसले की भी मुखालफत की। जस्टिस आफरीदी ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की भी मुखालफत की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रेकोडेक प्रोजेक्ट से मुतालिक बेंच में सदारती रेफरेंस पर राय देने में मोहतात तरीका इख्तियार करने की तजवीज़ दी। और आज की एक और बड़ी खबर ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब या गिरफ्तार नहीं है। आज अडियाला जेल से उनकी रिहाई के इम्कानात हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस लग रहा है, जिसमें बीवी के किए का जिम्मेदार शौहर को ठहराया गया है। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब या गिरफ्तार नहीं है, इसलिए आज अडियाला जेल से इनकी रिहाई का इम्कान है। समाअत के दौरान जस्टिस हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी ने तहफ़ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुल्जिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया क्योंकि बानी PTI पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि ये तो जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने कहा कि ये केस इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि तोशा खाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। आप किसी दुकान से घड़ी लेकर निकलें और फिर बाद में इसकी कीमत लगवाएं तो क्या कीमत लगेगी। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक मरदा फिर मौखर हो गई। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल 1 शाहरुख अर्जुमन ने की। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर समाअत अडियाला जेल के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। अदालत ने केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस अडियाला जेल में मुलाकातों और जेल समाअतों पर पाबंदी आयद है। जबकि दूसरी जानिब बानी PTI पर हमला केस के मरकजी मुलजिम नवीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में जमानत मुस्तरद की है। प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, अदालत दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करे। मुलजिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने दलाइल दिए, कहा कि मुलजिम नवीद मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने नाम बिला जवाज मुकदमे में शामिल किया। अदालत नाकाफी सबूतों की बिना पर मुलजिम की जमानत मंजूर करे। इलेक्शन कमीशन में 3 अरकान पार्लियामेंट की नाअहली के रेफरेंस पर समाअत हुई। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर MNA आदिल बाज़ई की नाअहली के रेफरेंस में आइंदा समाअत तक, जबकि PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की नाअहली के रेफरेंस में भी आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया गया है। दौरान समाअत मेंबर सिंध के रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का आइनी बेंचेस की तश्कील से कोई ताल्लुक नहीं, हम खुद एक आइनी फॉर्म हैं। उधर नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी किया, जिसमें यह कहा गया है कि फैसले से मुत्तफ़िक़ हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। तहजीब व अदालती वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए फैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। जस्टिस अजहर ने यह भी लिखा कि अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाज़ फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तिलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज पर अदालत ने हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DC लाहौर से जवाब तलब कर लिया है।
لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ حکومت نے کسی قانونی جواز کے بغیر پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا، جس سے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ عدالت دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ تو بیک اور براہ راست لے چلے آپ کو کراچی، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ To grappling with the effect of climate change, the obstacles we face require resilient leadership and strong governance at every level, including within the corporate sector. In times of crisis, the strength of good governance becomes even more apparent. Organizations that uphold transparency, accountability and ethical practices are more likely to weather these storms and emerge stronger. These challenges demand a collective response where both the public and private sectors must work hand in hand to develop sustainable solutions that benefit all. Corporate governance plays a critical role in this context. When companies implement strong governance frameworks, they not only protect their own interests but also contribute towards overall stability of the economy. In a country like Pakistan, وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں گے کہ الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی کے خلاف جنسی ہراسانی کا کیس۔ شکایت کنندہ کے مطابق مونس الوی نے جوائننگ دیتے ہی ڈنر پر جانے کی آفر کی۔ انہوں نے کئی مرتبہ نازیبا الفاظ بھی کہے۔ چیف پبلک آفیسر نے بھی شکایت کنندہ کو سی ای او کے الیکٹرک کے دفتر میں حاضری دینے کا کہا۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ پبلک آفیسر کو شکایت کرنے کے بعد مونس الوی نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بعد میں برطرف کر دیا گیا۔ جنسی ہراسانی کے الزامات کی صوبائی محتسب سندھ کے روبرو سماعت 25 نومبر تک ملتوی ہو گئی۔ شکایت کنندہ کے وکیل کے مطابق کہ الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی اور دیگر حکام کی مستقل عدم حاضری پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور آئندہ ہر سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا۔ شکایت کنندہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ الیکٹرک حکام 4 سال میں 20 مرتبہ سماعت ملتوی کرا چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے یہاں معاملہ سامنے آیا۔ اس پر سماعت کی گئی ہے کہ الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی کے خلاف جنسی ہراسانی کا یہ کیس ہے، جس میں خاتون کی جانب سے شکایت کی گئی ہے۔ شکایت کنندہ کے مطابق مونس الوی نے جوائننگ دیتے ہی ڈنر پر جانے کی ان کو آفر کی۔ انہوں نے کئی مرتبہ نازیبا الفاظ کا استعمال بھی کیا۔ چیف پبلک آفیسر نے بھی شکایت کنندہ کو سی ای او کے الیکٹرک کے دفتر میں حاضری دینے کا کہا۔ درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ پبلک آفیسر کو شکایت کرنے کے بعد مونس الوی نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور بعد میں مجھے برطرف کر دیا گیا۔ جنسی ہراسانی کے الزامات کی صوبائی محتسب سندھ کے روبرو سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ مجھے باہر ڈنر پر لے جانے کی پیشکش کی، کئی مواقعوں پر ناسبہ کلمات سے پکارا۔ سی ای او کے الیکٹرک کے خلاف جنسی ہراسانی کا الزام۔ شکایت کنندہ سماعت کے دوران پھٹ پڑی۔ شکایت کنندہ مہرین عزیز خان کے مطابق وہ 2019 میں کے الیکٹرک سے بطور کنسلٹنٹ منسلک ہوئیں۔ بعد میں ان کا کانٹریکٹ پر چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن آفیسر تقرر کیا گیا۔ جوائننگ کے پہلے ہفتے میں ہی سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی کی جانب سے ڈنر پر لے جانے کی آفر کی گئی۔ جون 2020 میں مونس الوی کی جانب سے شکایت کنندہ کو مخاطب کرتے ہوئے نامناسب کلمات ادا کیے۔ چیف پبلک آفیسر رضوان ڈالیا نے بھی شکایت کنندہ کو سی ای او کے الیکٹرک کے دفتر میں حاضری پر اصرار کیا۔ چیف پبلک آفیسر رضوان ڈالیا اور بورڈ ممبرز کو شکایت کے بعد مونس الوی نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں برطرف کر دیا گیا۔ شکایت کنندہ کے وکیل کے مطابق کہ الیکٹرک کے سی ای او مونس الوی اور دیگر حکام کی مستقل عدم حاضری پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور آئندہ ہر سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا۔ شکایت کنندہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ الیکٹرک حکام 4 سال میں 20 مرتبہ سماعت ملتوی کرا چکے ہیں۔ اور ایشیائی ترقیاتی بینک بھی پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی سے پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 2050 تک پاکستان کی آبادی 40 کروڑ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ حالات زندگی کی خرابی، شہر کے کاموں میں خلل اور ماحولیاتی انحطاط جیسے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر دیں اس حوالے سے ایشیائی ترقیاتی بینک بھی پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی سے پریشان ہو گیا ہے۔
एशियाई तरक्याती बैंक भी पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी से परेशान हो गया। महंगाई, मसाइल, कम वसाइल के बावजूद आबादी में इजाफा तशवीशनाक करार दे दिया। एक रिपोर्ट में बताया गया पाकिस्तान की आबादी 2050 तक 40 करोड़ से तजावुज कर सकती है, जिससे मयार जिंदगी तबाह और माहौलियात मुतासर हो सकते हैं। अपनी पाकिस्तान नेशनल अर्बन असेसमेंट रिपोर्ट में एशियाई तरक्याती बैंक ने आगाह किया कि पाकिस्तान उन 8 ममालिक में शामिल है जहाँ 2050 तक दुनिया की निस्फ से ज्यादा आबादी में इजाफा होगा। रिपोर्ट में मुतनब्बे किया गया कि पाकिस्तान के शहरों को, जो पहले ही बुनियादी ढांचे के नुमाया खसारे से दो चार हैं, बढ़ते हुए दबाव का सामना करेंगे, क्योंकि 2030 तक शहरी आबादी में 9 करोड़ 90 लाख तक इजाफे का खदशा है, जो कुल आबादी का 40% होगी। रिपोर्ट में माशी तरक्की के एडजस्टमेंट प्रोग्राम को लागू करने की अहमियत पर जोर दिया गया ताकि माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को बहाल किया जा सके और पायदार इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की है। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदा, हमारे साथ देंगे उमर हयात खान। इसके अलावा माहिर मईशत चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। चौधरी अकमल साहब की जानिब भी आएंगे। उमर हयात खान, पहले ही एक बोझ है ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर, मईशत के हवाले से भी, आबादी के लिहाज से भी। अब ये रिपोर्ट जो सामने आई है, इसने हिला कर रख दिया है। देखिए, जो 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी हुई थी, उस मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में जो सालाना आबादी की बढ़ने की जो शरह थी वो 2.55% थी, और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था उसी वक्त जब वो मरदमशुमारी की और खाना शुमारी की रिपोर्ट पेश हुई कि पाकिस्तान में 2047 तक जो आबादी है वो तकरीबन दुगना हो जाएगी। यानी ये अब इस वक्त 24 करोड़ 14 लाख और 90 हज़ार जो है जो आबादी है वो तकरीबन 45 करोड़ तक जो है वो पहुंच जाएगी। ये कच्चा उसी वक्त ज़ाहिर किया जा रहा था, और अब हम ये देख रहे हैं कि जो 2050 तक की जो असेसमेंट रिपोर्ट एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से आई है, और उसमें उन्होंने ये खदशात ज़ाहिर किए, और ख़ास तौर पर उन्होंने जो एक टारगेट किया है वो शहरी आबादी के बढ़ने के हवाले से किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरों में आबादी में बेहंगम इजाफा हो रहा है, और दूसरी जानिब जो सहूलियात हैं वो प्रॉपर उस अंदाज से हमें नज़र नहीं आ रही। अब आप कराची शहर को ले लें, लाहौर को ले लें, मुल्तान को ले लें, रावलपिंडी को ले लें, इन बड़े शहरों को अगर आप देखें तो इनमें हम देख रहे हैं कि सही निशानदेही कर रहे हैं। माहिर माशियात चौधरी अकमल साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, कैसी पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए ताकि मईशत और आबादी पर भी बेहतर असर पड़े? पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसका दारोमदार जो है वो डेफिनेटली जो है वो आबादी के ऊपर ही है। जीडीपी पर कैपिटा की अगर बात की जाए तो वो भी जो है वो आबादी के हिसाब से ही निकलता है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो वो भी आबादी के ऊपर उसका इन्हिसार है, और दीगर जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन इंक्रीज है या डिक्रीज है व्हाट एवर, तो पॉपुलेशन का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे जीडीपी पाकिस्तान का इस वक्त आप देखें 2.5% के ऊपर है, जबकि अगर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाए तो दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू दिस 2.67% जो है वो ऑफिशियल जो फिगर हमारे पास है वो उस हिसाब से ग्रो कर रही है। तो दोनों फिगर्स बराबर होने का मतलब ये है कि सिंपल अल्फाज में मैं अगर कहूँ कि अगर किसी की इनकम बढ़ रही है तो उतने ही लोगों का भी इजाफा हो रहा है। तो इट मीन्स के रियल जीडीपी ग्रोथ जो है रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जीरो है। तो डेफिनेटली जो है वो इस सूरत में मुल्क को जो है जीडीपी ग्रोथ जो है अपनी कम से कम पॉपुलेशन की ग्रोथ से 2.5 से 3% ज्यादा दिखानी पड़ती है। इसलिए ज्यादातर ममालिक की कोशिश यही होती है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें ताकि रिसोर्सेज एलोकेशन जो है वो परफेक्टली हो सके। हर एक को सेहत का, साफ पानी का, तालीम का, इलाज का, हर किस्म की जो सहूलियात हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आबादी बढ़ रही है, मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन वसाइल में कोई इजाफा नहीं हो रहा। हमारे साथ मौजूद है उमर हयात खान, इसके साथ साथ माहिर मईशत चौधरी अकमल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।